हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विक निषेचन। 12th की बायोलॉजी का अपना ये टॉपिक है, डबल फर्टिलाइजेशन या द्विक निषेचन या दोहरा निषेचन जिसको कहते हैं। दोहरा निषेचन जो कि अपन पढ़ रहे थे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, जो जनन पढ़ रहे थे यानी रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आवर्तबीजी पादपों में जनन पढ़ रहे थे। और आवर्तबीजी पादपों में जब जनन होता है और जनन के दौरान जो निषेचन होता है, तो निषेचन इनमें कैसा होता है, 2 बार होता है। इस कारण इसको कहा जाता है दोहरा निषेचन या द्विक निषेचन। तो इसी टॉपिक में अपन देखेंगे कि इनमें दोहरा निषेचन क्यों होता है, यानी 2 बार निषेचन क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, और जब 2 बार निषेचन होता है तो उसके थ्रू क्या क्या हमें प्राप्त होते हैं, यानी कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, उनका क्या फ्यूचर होता है। तो वो सारा इसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से जो है पराग नलिका, पराग कणों का जो है जर्मिनेशन होता है वर्तिकाग्र पे, फिर उसके बाद में पराग नलिका की वृद्धि होती है वर्तिका में, और पराग नलिका वृद्धि करती हुई किस तरह से जो है बीजांड में प्रवेश करती है और भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है। भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद में क्या होता है वो प्रोसेस हम इसमें देखेंगे। भ्रूण कोश की संरचना एक बार देख लेते हैं अपन। ये एक भ्रूण कोश है आवर्तबीजी पादपों का, जो कैसा होता है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। भ्रूण कोश कैसा होता है, एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है, जिसमें अपन देखते हैं कि 3 जो कोशिकाएं हैं जो शीर्ष भाग पर दिखाई देती है, जिनको एंटीपोडल सेल कहते हैं। 3 सेल्स जो होती है माइक्रोपाइल की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ होती है, जिनमें से एक सेल जो होती है वो तो एग सेल या अंड कोशिका कहलाती है। दोनों तरफ की 2 कोशिकाएं जो है वो सिनरेजिड सेल या सहायक कोशिकाएं कहलाती है। और मध्य भाग में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, जो पहले कैसे रहते हैं, पहले इस तरह से 2 केंद्रकों के रूप में मुक्त रहते हैं, उसको ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। लेकिन जब निषेचन होने वाला होता है तो उस समय वो दोनों क्या कर लेते हैं, फ्यूजन करके द्वितीय केंद्रक बना लेते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो ये संरचना किसकी है, भ्रूण कोश की, एम्ब्रियो सेक की, जो कहाँ पाया जाता है, बीजांड में। और बीजांड में ही क्या पहुंचती है, बीजांड में ही पराग नलिका पहुंचती है। जब पराग कणों का अंकुरण हो जाता है वर्तिकाग्र पे, अपन ने देखा था, फिर वर्तिकाग्र से पराग नलिका जो है वर्तिका में होते हुए कहाँ पहुंच जाती है, अंडाशय में, और अंडाशय में वो बीजांड में प्रवेश कर जाती है। बीजांड में प्रवेश के अपने तरीके देखे थे कि वो बीजांड द्वार से करती है, निभाग से करती है, या फिर अध्यावरण से करती है, कैसे भी करे, लेकिन बीजांड में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद में बीजांड में प्रवेश करने के बाद में वो कहाँ जाती है, भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, एम्ब्रियो सेक में। और अपन जानते हैं कि जो पराग नलिका आती है, जो पराग नलिका आती है, पराग नलिका में अपने को पता है कि क्या क्या होते हैं पराग नलिका में, 2 तो नर युग्मक होते हैं, 2 तो नर युग्मक यानी मेल गैमेट होते हैं, और एक क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस यानी कायिक केंद्रक या नलिका केंद्रक होता है। ये तीनों संरचनाएं किस में आती है, पराग नलिका में आती है। और जैसे ही पराग नलिका क्या करती है, इसमें प्रवेश करती है, किसमें, भ्रूण कोश में। अपन ने देखा था कल कि जैसे ही पराग नलिका इसमें प्रवेश करती है तो उस दौरान जो एक सहायक कोशिका होती है वो कैसी हो जाती है, अपहासित हो जाती है। और पराग नलिका उस सहायक कोशिका में क्या करती है, जैसे ही एंटर होती है तो उस सहायक कोशिका में पहले से ऐसे फिलामेंट या तंतुक होते हैं जो कि कुछ रासायनिक उत्प्रेरक की तरह, यानी कुछ ऐसे रसायन स्रावित करते हैं, जिससे जो पराग नलिका है उसमें एक छिद्र बन जाता है, और उस छिद्र से दोनों जो नरयुग्मक है वो सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा जो नलिका केंद्रक है, वो नलिका केंद्रक इसमें प्रवेश करने के बाद तुरंत नष्ट हो जाता है। तो नलिका केंद्रक नष्ट हो जाता है, और जो दोनों नरयुग्मक है वो कहाँ पर आ गए, दोनों नरयुग्मक किसमें प्रवेश कर गए, भ्रूण कोश में प्रवेश कर गए। कहाँ पर, सहायक कोशिका में। सहायक कोशिका जो अपहासित हो चुकी थी, दोनों नरयुग्मक यहाँ प्रवेश कर चुके, यानी कि भ्रूण कोश में प्रवेश कर चुके। अब आगे क्या होगा, आगे जो दोनों नरयुग्मक है, 2 नरयुग्मक है अपने, जो कहाँ आ गए, भ्रूण कोश में आ गए पराग नलिका के थ्रू। और दोनों जो ये मेल गैमेट है, इनमें से इनका फ्यूचर क्या होगा, ये इस भ्रूण कोश में क्या करेंगे, तो वही हम देखते हैं। एक जो नरयुग्मक होता है इनमें से, 2 में से जो 2 नरयुग्मक इसमें आते हैं, उनमें से जो एक नरयुग्मक होगा, वो एक नरयुग्मक तो क्या करेगा, ये कौन था, एग सेल अंड कोशिका, यानी अंड कोशिका के
साथ यानी एक सेल के साथ क्या कर लेगा, फ्यूजन कर लेगा, संलयन कर लेगा। यानी एक नरयुग्मक जो किससे आया था, परागनलिका से, और दूसरी कौन है, अंड कोशिका जो कहाँ पर है, भ्रूण कोश में। इन दोनों में क्या हो जाएगा, संलयन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, यानी कि दोनों से संलयित हो जाएंगे और इनके संलयन से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, यानी कि जायगोट बनेगा। अपन जानते हैं कि नरयुग्मक कैसा होता है, एन, अगुणित, और अंड कोशिका भी कैसी है, अगुणित, क्योंकि भ्रूण कोश में जितनी भी सेल्स है, 3 ऊपर 3 नीचे 6 और 1 ही है, 7 सेल है, यानी 7 कोशिकी है और 8 केंद्र की जो संरचना है, इसमें से प्रत्येक जो ये कोशिकाएं होती है कैसी होती है, एन होती है, हैप्लॉइड होती है, यानी तीनों ये सेल कैसी है, एन है, हैप्लॉइड। ये तीनों सेल्स भी कैसी होती है, एन होती है, हैप्लॉइड होती है। केवल जो ये द्वितीयक केंद्रक है जो 2 केंद्रकों के संलयन से बना है, ये कैसा होता है, 2n होता है। बाकी सारे सेल्स कैसी होती है, इसकी हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है। तो एग सेल भी कैसी है, अगुणित, और नरयुग्मक भी कैसा है, अगुणित, एन है। तो दोनों में क्या हो गया, संलयन, संलयन के फलस्वरूप क्या बन गया, जायगोट या युग्मनज। ये कैसा होगा, ये द्विगुणित संरचना होगी, 2n संरचना होगी। अब ये जो द्विगुणित संरचना बनी है, 2n संरचना बनी है, यानी क्या हो गया, निषेचन हो गया। ये नरयुग्मक था, ये मादा युग्मक था, नर और मादा युग्मकों में संलयन हो गया, इसी को हम क्या कह देते हैं, निषेचन, यानी कि क्या हो गया, निषेचन, एक निषेचन हो गया। इसको कहा जाता है सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन। इसके थ्रू जायगोट या युग्मनज बन गया। अब बात आती है, एक दूसरा नरयुग्मक भी था उसी समय, जो दूसरा नरयुग्मक है वो यहाँ पर मुक्त हुआ था, वो अमीबीय गति करता हुआ वो दूसरा नरयुग्मक कहाँ पहुंच जाता है, द्वितीय केंद्र के पास पहुंच जाता है। दूसरा जो नरयुग्मक है वो कहाँ पहुंच जाता है, द्वितीय केंद्र के पास। तो दूसरा नरयुग्मक तो कैसा है, एन, अगुणित, और जो द्वितीय केंद्रक है वो कैसा है, 2n, यानी कि द्विगुणित है। तो अगुणित नरयुग्मक और द्विगुणित द्वितीय केंद्रक दोनों में यहाँ क्या हो जाता है, संलयन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। और ये द्विगुणित संरचना थी और ये अगुणित, यानी कि इनके संलयन से जो संरचना बनती है वो कैसी बनती है, त्रिगुणित संरचना बनती है, 3n संरचना बनती है। इस कारण इसको कहा जाता है त्रिक संलयन। और त्रिक संलयन के फलस्वरूप जो बनता है प्रोडक्ट अपना, वो क्या होता है, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बन जाता है। किससे, त्रिक संलयन से। त्रिक संलयन इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक नरयुग्मक जो अगुणित है और द्वितीय केंद्रक जो कि द्विगुणित संरचना है, जो ध्रुवीय केंद्रकों से बना है, इन दोनों के संलयन से ये संरचना बनती है प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक जो त्रिगुणित संरचना है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, त्रिक संलयन, क्योंकि यहाँ पर 3 केंद्रकों का संलयन हो रहा है। 2 केंद्रक तो ये वाले और एक जो नरयुग्मक जो पोलन ट्यूब के थ्रू आया है, तो 3 केंद्रकों का यहाँ पर संलयन हो रहा है। इस कारण इसको क्या कहते हैं, त्रिक संलयन, जो क्या बनाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब एक तो हो गया सत्य निषेचन यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन हो गया, जिससे कि द्विगुणित संरचना जायगोट बन गई, और दूसरा क्या बन गया, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन गया। अब इन दोनों संरचनाओं का फ्यूचर क्या होता है, इन फ्यूचर जो युग्मनज होता है वो किस में डेवलप हो जाता है, युग्मनज जो है वो एम्ब्रियो बना लेता है, भ्रूण बना लेता है, जो कैसे स्ट्रक्चर होती है, यानी कि द्विगुणित संरचना होती है। क्या बनाएगा ये आगे विकसित होकर, भ्रूण बनाएगा। जबकि जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है ये क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, यानी भ्रूण पोष बनाएगा, जो त्रिगुणित संरचना है। अब भ्रूण पोष यहाँ पर क्या रोल है, भ्रूण पोष क्या काम करता है, जो एम्ब्रियो है उसको जो पोषण देने का कार्य करता है वो कौन करता है, भ्रूण पोष करता है। तो इसी कारण ये एक पोषण उत्तक है। भ्रूण पोष क्या होता है, एक पोषण उत्तक है जो कि पोषण देने का कार्य करता है। किसको, एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो को पोषण कौन दे रहा है, भ्रूण पोष, यानी भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है भ्रूण पोष। तो बेसिकली क्या होता है, जब निषेचन होता है तो भ्रूण पोष का निर्माण पहले होता है और एम्ब्रियो बाद में बनता है। वैसे ज़्यादा गैप नहीं होता, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ ही चलती है, पर भ्रूण पोष पहले बनता है, बाद में क्या बनता है, एम्ब्रियो। और भ्रूण पोष क्या देता है, इसको पोषण देता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि 2 नरयुग्मक थे अपने पास। जो भ्रूण कोष था, एम्ब्रियो से एक
उसमें 2 नर युग्मक आए थे, 2 मेल गैमीट आए थे। एक मेल गैमीट ने तो क्या किया, अंड कोशिका के साथ संलयन किया, जिसके फलस्वरूप क्या बना, युग्मनज बना, जिससे भ्रूण बनेगा, यानी इसे हम कहते हैं सिनगेमी, यानी युग्मक संलयन। जबकि दूसरा जो नर युग्मक था उसने क्या किया, द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन किया, द्वितीय केंद्रक के साथ वो फ्यूज हुआ और उसके फलस्वरूप क्या बना, एक त्रिगुणित संरचना बनी, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जो आगे क्या बनाएगा, भ्रूणपोष बनाएगा, जिससे कि भ्रूण को पोषण मिलेगा। और ये 3 केंद्रकों के संलयन से बना है, इसको इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको त्रिक संलयन। तो यहाँ पर 2 नर युग्मक थे और दोनों ने 2 बार अलग अलग तरह से संलयन किया है। एक बार तो त्रिक संलयन हुआ और एक बार क्या हुआ, युग्मक संलयन हुआ, सिनगेमी हुई, जिससे कि भ्रूण बना, त्रिक संलयन जिससे भ्रूणपोष बना। तो 2 बार संलयन हुआ है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन। 2 बार संलयन यानी 2 बार निषेचन हुआ, और 2 बार निषेचन होने की वजह से ये क्या कहलाता है, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। जो केवल और केवल किस में पाया जाता है, केवल और केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही पाया जाता है। दोहरा निषेचन केवल किस में होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही होता है, अदर प्लांट्स में ये नहीं पाया जाता। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में इसका महत्व क्या है, दोहरा निषेचन की वजह से ही क्या निर्मित होता है, इनमें भ्रूणपोष निर्मित होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है त्रिगुण संरचना का, जो कि क्या करती है, भ्रूण को पोषण देता है। तो पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि ये भ्रूण के पोषण में सहायक है, भ्रूण को डेवलप होने के लिए पोषण देता है। दूसरी चीज, जो भ्रूणपोष होता है उसमें मात्रक और पैतृक दोनों के जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं, जिसकी वजह से ये कैसा होता है, संकर ओज भी प्रदर्शित करता है। अब बात करें कि जो दोहरा निषेचन या जो डबल फर्टिलाइजेशन है, इसकी खोज किसने की थी, सबसे पहले तो डबल फर्टिलाइजेशन की जो खोज की थी वो की थी वैज्ञानिक थे नवासियन ने 1898 ईस्वी में फ्रिटिलेरिया और लीलियम पादप में इसका अध्ययन किया था, इसको खोजा था। ये डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन जो है, इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी, नवासियन ने की थी, 1898 में की थी। और कौन से प्लांट्स में खोजा था इसको, फ्रिटिलेरिया या लीलियम के पादप में खोजा था, उसमें इसका अध्ययन किया था। 2 बार निषेचन होता है, इस कारण हम इसको क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन। एक बार प्राथमिक निषेचन या जिसको सत्य निषेचन कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, नर युग्मक और अंड कोशिका का संलयन होता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण बनता है, और यानी युग्मनज बनता है जो भ्रूण बनाता है। और एक जो नर युग्मक है वो ध्रुवीय केंद्रक से संलयन करता है, जिसके फलस्वरूप त्रिगुणित संरचना भ्रूणपोष बनता है, जिसको असत्य निषेचन या सेकेंडरी निषेचन कहा जाता है। त्रिक संलयन क्या है, नर युग्मक, एक नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक के संलयन के फलस्वरूप, यानी कि 3 केंद्रकों के संलयन के फलस्वरूप त्रिगुणित संरचना भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और भ्रूणपोष के निर्माण में 3 केंद्रक जो है वो काम में आते हैं, इस कारण इसको क्या कहते हैं, त्रिक संलयन, यानी 3 केंद्रकों का संलयन होता है, इसलिए क्या कहलाती है, त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन। तो ये था अपना दोहरा निषेचन। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछ लिया जाता है कि दोहरा निषेचन में कितने केंद्रक काम में आते हैं, कितने केंद्रक भाग लेते हैं दोहरे निषेचन में। तो दोहरे निषेचन में जो है 5 न्यूक्लियस, 5 केंद्रक भाग लेते हैं। 5 केंद्रक कैसे, एक तो नर युग्मक और अंड कोशिका, 2 केंद्रक तो ये हुए जिनकी वजह से क्या बना, युग्मनज बना। तो 2 केंद्रक तो ये जो किसमें भाग ले रहे हैं, 2 केंद्रक तो ले रहे हैं युग्मक संलयन में, और 3 केंद्रक ले रहे हैं त्रिक संलयन में। तो टोटल कितने केंद्रक काम में आते हैं इसमें 5 केंद्रक भाग लेते हैं, 5 काम में आते हैं। तो ये था अपना दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, जो केवल और केवल किन में होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।